नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारी जोर शोर पर है। एक तरफ चुनावी हिंदुत्व की तैयारी, यानी राम मंदिर के सहारे, रामलला के सहारे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फतह करने की तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि जाति जनगणना यानी मंडल के मुद्दे की काट राम मंदिर के सहारे ही ढूंढने में भलाई है। वही एकमात्र रास्ता मौजूदा दौर में दिखता है जो आरक्षण बढ़ाने और जाति जनगणना के मुद्दे को कुछ हद तक दबा पाने में सक्षम हो सकता है। सक्षम होगा या नहीं होगा, यह चुनाव का नतीजा बताएगा। चुनाव यह भी तय करेगा कि क्या इस देश की आम जनता को, इस देश के पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को, गरीब सवर्णों को, तमाम लोग जो आरक्षण के दायरे में है, क्या सिर्फ आरक्षण का झुंझुना होगा या राम मंदिर होगा। लेकिन इन सबके बीच सियासत भी अपने तय चल रही है। सियासत चरम पर है और सियासत न सिर्फ चुनाव में विपक्षियों को निपटाने के लिए चल रही है, बल्कि अपनी ही पार्टी के अंदर उत्तराधिकार की होड़ में, क्रेडिट की होड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने और आगे निकलने की भी चल रही है। और इन सब का अखाड़ा बनता जा रहा है राम नगरी अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या। लेकिन अयोध्या की इस सियासत को यदि आप देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो अयोध्या की सियासत में पानी तो लंबे समय से ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन अब कंकड़ मारने की कवायद तेज हो रही है। अयोध्या को अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाकर अपनी राजनीतिक हित साधने और हित साधने के साथ साथ नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, या नरेंद्र मोदी की चुनौतियों को किस प्रकार से सामने लाया जाएगा और उनकी चुनौतियों के सामने दूसरी चुनौतियों को किस प्रकार से निस्तेज किया जाएगा, चाहे वो चुनौती पार्टी के अंदर हो, चाहे वो चुनौती पार्टी के बाहर हो। मुद्दा दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरह की चीजें चल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्षपीठ के महंत भी हैं, और इन सब के बीच राम मंदिर के उद्घाटन में बतौर मुख्यमंत्री वो मौजूद रहेंगे। और जब भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे तो जनता की नजर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी पर नहीं होगी, बल्कि जनता की नजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भगवा चोले में दिखने वाले योगी आदित्यनाथ की भी होगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और पिछले 24 घंटे से लोगों के दिलों में घुमा रहा है कि अमित शाह भारत सरकार में नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2, उनके कमांडर, उनके क्षेत्रीय कमांडर आखिर अयोध्या में क्या कर रहे हैं। अयोध्या के सहारे कौन सी सियासत होनी है, और चुनाव के समय जो अयोध्या फैजाबाद वाली जो लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट पर कौन से बड़े राजनेता चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको भी आज हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अमित शाह के कमांडर वहां पहुंचे हुए हैं, रीजनल कमांडर कहे जाते हैं, और अमित शाह के कमांडर जब वहां पहुंचे हुए हैं तो उस परिस्थिति में एक और चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद की एक टीम भी आने वाली है और टीम वहां से फीडबैक भी देगी, पार्टी की टॉप लीडरशिप को देगी कि किस राजनेता को वहां से चुनाव लड़ाना ठीक होगा। कौन सा टॉप नेता, क्या अमित शाह चुनाव लड़ेंगे अयोध्या से, या नरेंद्र मोदी लड़ेंगे अयोध्या से? ये सारी चीजें हम अभी साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता रहा हूं कि अमित शाह के कमांडर, रीजनल कमांडर, उत्तर प्रदेश में सबसे विश्वस्त चेहरा आखिर अयोध्या में क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट की बैठक हुई, कई कैबिनेट की बैठक हुई बीच में, उसमें कैबिनेट में होने के बावजूद अमित शाह का विश्वस्त चेहरा वहां नहीं था। अयोध्या में भी कैबिनेट की बैठक हुई, दीपोत्सव भी हुआ दिवाली के एक दिन पहले, वहां भी वो विश्वस्त चेहरा नहीं दिखा। और अब जब मुख्यमंत्री वहां अगले 24-36 घंटे में पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री हफ्ते भर के भीतर वहां पहुंचकर रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक की बिल्डिंग पर में कुछ नया करने वाले हैं, नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। उसके पहले, मुख्यमंत्री के पहले अमित शाह के कमांडर वहां पहुंचे हुए हैं, जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। ये निरीक्षण
सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के कमांडर का नहीं है, राज्य सरकार के एक चेहरे का नहीं है, बल्कि यह निरीक्षण कहीं ना कहीं दिल्ली को अपने तरफ से एक फीडबैक देने का भी है, अपनी पोस्टरिंग का भी है कि आखिर सियासत को किस तरीके से चलाया जाए, अयोध्या से संदेश कैसा दिया जाए। और इस कोशिश के लिए जो कमांडर पहुंचे हुए हैं उनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। आपने देखा होगा कई कार्यक्रमों में, एक आध कार्यक्रम की तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें मुख्यमंत्री भी थे तो प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की आपस में बातचीत करते हुए कोई तस्वीर नहीं आ रही थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री के बीच बड़े ही खुशनुमा अंदाज में बातचीत की तस्वीरें आ रही थी। आपने यह भी देखा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी आए, प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई तो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। और अमित शाह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे 2017 में, 17 के चुनाव के लिए 2016 से जब अखिलेश यादव की सरकार को हराने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए जब चुनावी बिसात अमित शाह बिछा रहे थे, उस दौर में मोहरा कौन था? लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जगह मोहरा कौन बना? प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया गया? मुख्यमंत्री पद का जब कोई चेहरा घोषित नहीं था तो अघोषित चेहरे के तौर पर ही सही नाम कौन लाया केशव प्रसाद मौर्य का? केशव प्रसाद मौर्य को सियासी पहचान किसने दी? अमित शाह ने दी। अमित शाह ने बताया कि केशव प्रसाद मौर्य के सहारे कौन सी सियासत उत्तर प्रदेश में हो सकती है, किस प्रकार से कमंडल और मंडल को इकट्ठा किया जा सकता है, और वो काम उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य के सहारे अमित शाह ने कर दिखाया। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए कई दिनों तक माथापच्ची हुई, केशव प्रसाद मौर्य भी रेस में थे। तो आज जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उस वक्त के संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा भी रेस में थे। कोई मंदिर जा रहा था तो कोई लखनऊ में कैंप कर कर बैठा हुआ था, लेकिन अचानक एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की। पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू ऐलान करते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल के बीच सहमति बनाई जाती है, सहमति मिल भी जाती है, लेकिन उस सहमति के बाद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच के संबंध बहुत मधुर नहीं रह गए थे। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि क्या हुआ दोनों के बीच। एक तस्वीर भी आई थी जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उस वक्त के केशव मौर्य के अलावा जो दूसरे उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा, दोनों सोफे पे बैठे हुए हैं और केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठे हुए हैं। तो स्टूल की बात भी आई, लेकिन वो स्टूल की बात फिलहाल आज हम नहीं करेंगे। आज बात हो रही है कि अयोध्या में कौन सी सियासत हो रही है। तो अयोध्या की सियासत यही है कि धर्म नगरी के सहारे हिंदुत्व का बड़ा चेहरा कौन, ये इस राम मंदिर को लेकर के जो जलसा होगा, यूं कहे कि अघोषित तौर पर तो अभी से ही ये जलसा शुरू है और 22 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अगले एक महीने तक देशव्यापी जलसे करने की जो तैयारी है, उस जलसे के साथ साथ देश के तकरीबन 6.25 लाख गांव में जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों की साज सज्जा की तैयारी है। हर जगह रामलला के चक्कर में, रामलला के मंदिर के उद्घाटन के मामले में कहीं ना कहीं राममय कर देने की तैयारी है। तो राममय कर देने की तैयारी के बीच में आज के दौर में कोई सोच भी नहीं सकता कि जिस दौर में ट्रेन का उद्घाटन रेल मंत्री ना करते हुए, ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का काम रेल मंत्री ना करते हुए खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो प्रधानमंत्री करेंगे, ट्रेन का उद्घाटन हो प्रधानमंत्री करेंगे। यानी कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा गया है जिसमें सरकार के अंदर के भी किसी दूसरे व्यक्ति को क्रेडिट मिले। तो हालात जब यहां क्रेडिट लेने के हैं, उस परिस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी, वो भी भगवा चोले में, भगवा वेशभूषा में, भला कैसे कोई क्रेडिट से वंचित कर सकता है। लेकिन उसके बाद जब 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव होंगे, राम मंदिर के उद्घाटन के 2-2.5 महीने बाद जब चुनाव होंगे या चुनाव प्रक्रिया 2-2.5 महीने में शुरू होगी, उस परिस्थिति को यदि हम ध्यान में रखें तो अयोध्या से, राममय हो चुके अयोध्या से जो नेता चुनाव लड़ेगा, वो नेता यदि नरेंद्र मोदी नहीं हुए तो निश्चित तौर पर बड़ा चेहरा तो जरूर होगा। और जो भी बड़ा चेहरा अयोध्या से चुनाव लड़ेगा, यकीन मानिए
नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 की हैसियत उसकी होने से या भारतीय जनता पार्टी में उसकी बहुत बड़ी हैसियत होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। कौन इस क्रेडिट को लेना नहीं चाहेगा। और अब जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ की तैयारी में है, इंडिया गठबंधन उन्हें रोकने की तैयारी में है, राहुल गांधी नीतीश कुमार का गठबंधन उन्हें रोकने की तैयारी में है, अखिलेश यादव उस गठबंधन का हिस्सा है, जयंत चौधरी उसका हिस्सा है, जाति जनगणना और आरक्षण का मुद्दा चुनावी हिंदुत्व के रास्ते में रोड़े की तरह खड़ा है, तो अयोध्या की लोकसभा सीट से किसी बड़े नेता को चुनाव लड़ाकर राममय हो चुके माहौल में अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी देशव्यापी माहौल बनाने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, उससे पीछे नहीं हटेगी। याद कीजिए 2014 का वो दौर जब कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी बड़ोदरा के अलावा कहां से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा कई हो रही थी, पुरी की चर्चा हो रही थी, वाराणसी की चर्चा हो रही थी, अयोध्या की चर्चा हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सीट रही लखनऊ की चर्चा हो रही थी, तमाम चर्चे हो रहे थे। नीतीश कुमार ने चूंकि साथ उस वक्त छोड़ा था तो पटना साहिब की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच नरेंद्र मोदी ने जिस जगह का चुनाव किया था उस जगह का रणनीतिक महत्व धार्मिक होने के साथ साथ मंडल की सियासत को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में मोड़ने की कवायद का एक हिस्सा भी था। जी हां, बनारस की लोकसभा सीट, शिव की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस, वहां से नरेंद्र मोदी ने पर्चा भरा। एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ यूपी बिहार के बॉर्डर का वो इलाका जहां से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक माहौल बना, और उस माहौल में अपने तरफ से बड़ी भूमिका निभाई आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल अगर बनारस में चुनाव लड़ने नहीं पहुंचे होते, कोई सामान्य सा कैंडिडेट चुनाव लड़ता, चुनाव हार जाता, क्योंकि पीएम कैंडिडेट जब कोई होता है तो आमतौर पर उसे हराना मुश्किल होता है, तो कोई सामान्य सा कार्यकर्ता वहां चुनाव लड़ता, हार जाता किसी भी पार्टी का, तो शायद इस देश में नरेंद्र मोदी की लहर उस रूप में सामने नहीं आती जिस रूप में अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के साथ साथ पूरे देश की नजरें जो बनारस पर फोकस हुई, उसने नरेंद्र मोदी के पक्ष में बड़ा माहौल बनाया। बनारस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक बहुत बड़े आस्था का केंद्र, और वहां से किसी हिंदुत्ववादी पार्टी का कोई हिंदुत्ववादी चेहरा चुनाव लड़ रहा था तो उसके सियासी मायने और सियासी असर को पूरे देश ने देखा, पूरे हिंदी भाषी भारत ने देखा, ताश के पत्ते की तरह सब होने लगे। और इसके बाद अब हिंदुत्व की राजनीति का एपिसेंटर कहें, हिंदुत्व की राजनीति का गर्भगृह कहें, मौजूदा दौर में चुनावी माहौल में जब अयोध्या बनता जा रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य कौन सी तैयारी के लिए पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा बड़ा चेहरा भी अयोध्या की सीट से चुनाव लड़ने आएगा, ये भला कौन इससे इनकार कर सकता है। आखिर किसी और को अयोध्या की सियासत करने की, अयोध्या के सहारे सियासत करके अपनी सियासत को परवान चढ़ाने की कवायद से भला कौन पीछे हटना चाहेगा। आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी खुद भी तो अयोध्या जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी बनारस छोड़कर अयोध्या जाएंगे तो उसके सियासी रूप से गहरे परिणाम भी हो सकते हैं। शिव की नगरी छोड़कर राम की नगरी जाना कई तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है, और इस जोखिम को उठाने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि तैयार नहीं होंगे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी तैयार नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी में उत्तराधिकार की जंग छिड़ने की बातें जब सामने आ रही है, तो उस उत्तराधिकार की जंग कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, 75 ईयर यानी 75 साल की जो सीलिंग भारतीय जनता पार्टी में, एक अघोषित सीलिंग या घोषित सीलिंग जो भी आप कहें, जो लगा रखी गई है कि 75 के बाद किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो 2025 में नरेंद्र मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या वो 25 में ही पद छोड़ देंगे, या 25 के बाद होने वाला कोई चुनाव नहीं लड़कर इस कार्यकाल के बाद पद छोड़ देंगे? यदि जीते तो ये सारे सवाल हैं, और यदि नहीं जीत पाए तब भी हिंदुत्व के सहारे सियासत करने के लिए कोई चेहरा तो होना चाहिए जो नरेंद्र मोदी की पसंद का हो और जिसे नरेंद्र मोदी अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो। इन तमाम तरीके से, तमाम प्रोस एंड कॉन्स
पक्ष विपक्ष, चुनावी नतीजे, चुनाव जीतने की स्थिति में, चुनाव हारने की स्थिति में अयोध्या में नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि होना, अयोध्या में नरेंद्र मोदी का मनमाफिक व्यक्ति चुना जाना, यह नरेंद्र मोदी की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है। बड़ा हिस्सा इसलिए कि अयोध्या के सहारे जो सियासत होगी, उस सियासत के सहारे ही मोदी के जीतने की स्थिति में भी योगी को रोका जा सकता है, और मोदी के हारने की स्थिति में भी यदि सत्ता चली भी जाती है तब भी हिंदुत्व की चुनावी लाइन पर नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ या कोई दूसरा चेहरा, ये इसी बिना पर तय होगा कि कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसी लाइन पर तय होगा। तो कौन कितना बड़ा हिंदुत्ववादी है, इस लाइन पर भगवा वेशभूषा वाले किसी ताकतवर मुख्यमंत्री से आगे मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए निकलना आसान होगा। लेकिन भगवा वेशभूषा वाले मुख्यमंत्री को, यानी योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी राजनीतिक ताकत को, उनके 6 साल 7 साल के उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, 2 दशकों के संसदीय अनुभव को कहीं से चुनौती दी जा सकती है, मजबूत चुनौती खड़ी की जा सकती है। एक तरफ कॉर्पोरेट समर्थन, सत्ता जाने की सूरत में भी एक मजबूत कॉर्पोरेट कनेक्शन, गुजरात का कनेक्शन, तीसरा हिंदुत्व का कनेक्शन, चौथा संगठन का कौशल, और इन सब के सहारे यदि अयोध्या का समर्थन मिल जाए, अयोध्या का सांसद होने की वो एलिजिबिलिटी भी कोई व्यक्ति पूरी कर दे, वो परिस्थितियां भी ऐसी बन जाए जिसमें अयोध्या से कोई व्यक्ति चुन करके जाए और वो भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर नेता हो, हिंदुत्व की सियासत में यकीन रखता हो, तो निश्चित तौर पर वो चेहरा अमित शाह हो सकते हैं। और तभी कहा जा रहा है कि अभी जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा, जो अंदर खाने सूत्रों के हवाले से खबर है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद अहमदाबाद गांधीनगर से कोई टीम भी वहां आने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके से आके वहां लैंड करेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि घोषित तौर पर आएगी, और घोषित तौर पर आएगी तो एजेंडा कुछ दूसरा बताया जाएगा, काम कुछ दूसरा करेगी। अघोषित तौर पर आएगी तो स्वाभाविक है, जब गुप्त रूप से ही आएगी, बिना चर्चा किए ही आएगी, तो उसका एजेंडा आपको पता है, वो ये सर्वे करने आएगी कि अयोध्या की सीट से यदि अमित शाह चुनाव लड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। और अयोध्या के सहारे उत्तर प्रदेश में अमित शाह की एंट्री हो जाती है तो चुनाव लोकसभा का भाजपा के पक्ष में आता है तब भी, नहीं आता है तब भी योगी आदित्यनाथ से मुक्ति पाना, मुख्यमंत्री पद से उनकी जगह किसी और को बिठाने की कवायद को पूरा करना, शायद उतना बड़ा रिस्की काम बीजेपी के लिए नहीं रह जाएगा जो आज की तारीख में रिस्की काम दिख रहा है। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ को बनाए रखने में भी रिस्क है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लाइन पर खिंच ना जाए, जाति जनगणना का मुद्दा अगड़ा बनाम पिछड़ा ना बना दे, और उस परिस्थिति में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार न मिल जाए उत्तर प्रदेश में। दूसरा खतरा यह है कि अगर इस बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की लाइन को, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लाइन को यदि खींचता हुआ देख, उस लाइन को खींचने से रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य या किसी पिछड़े नेता को बिठाया जाता है, तो योगी आदित्यनाथ जिस तबके से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, वो समुदाय उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभुत्वशाली समुदाय माना जाता है। यदि उसने अपना कदम बीजेपी से खींच लिया तो फिर भी लेने के देने पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों ही परिस्थितियों में अभी जो खतरा नजर आ रहा है, अमित शाह की अयोध्या के सहारे एंट्री के बाद, हिंदुत्व की राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद एक और दूसरे बड़े नेता की उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद योगी आदित्यनाथ के ग्लैमर को कम करने में भारतीय जनता पार्टी को भविष्य के लिहाज से मदद मिलेगी। चाहे सत्ता 24 में आए या ना आए, दोनों ही परिस्थितियों में मोदी और अमित शाह की सियासत के लिए, भाजपा के अंदर अपनी सियासत को बनाए और बचाए रखने के लिए, सत्ता जाए तो भाजपा के अंदर ही पीवी नरसिम्हा राव की तरह कमान फिसल ना जाए, जैसे कांग्रेस की कमान 96 में सत्ता फिसलने के साथ नरसिम्हा राव के हाथ से फिसली थी, वो नौबत ना आ जाए। इससे बचने के लिए भी अयोध्या का सहारा, भगवान राम का सहारा, राम मंदिर का सहारा, और सियासत में हिंदुत्व की चुनावी लाइन का सहारा, चुनाव हारने के बाद भी मोदी के लिए ना सही, मोदी के पसंदीदा व्यक्ति के लिए ही सही, यदि मुफीद साबित होता है तो कहीं ना कहीं
सत्ता से खफा बताए जाने वाले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कथित तौर पर नाराज बताए जाने वाले, कैबिनेट की बैठकों को कई बार स्किप करने वाले, बैठक में नहीं आने वाले, दीपोत्सव वाले भी अयोध्या में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी गैर हाजिर रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य यदि अयोध्या सबसे पहले पहुंचे हुए हैं और वहां पहुंच करके तमाम कार्यों का जायजा ले रहे हैं, तो सवाल यह भी है कि आखिर उन्हें जायजा लेने का अधिकार किसी ने तो दिया होगा। मोदी योगी के जमाने में अधिकार ही दिए नहीं जाते, अधिकारों पर ही सवाल उठते हैं। रेल मंत्री से तो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का अधिकार भी ले लिया गया है। तो वहां यदि किसी को अधिकार दिया गया है तो यह अधिकार यूं ही नहीं है। इस अधिकार के पीछे के कर्तव्य को समझिए। अधिकार साथ में आता है तो कर्तव्य भी आता है। तो कर्तव्य और कर्तव्य बोध राम मंदिर के उद्घाटन के आयोजन को सफल बनाने के लिए है, प्रधानमंत्री के आयोजन को सफल बनाने के लिए है, या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के अंदर जो सह और मात का खेल चल रहा है, उस सह और मात के खेल में एक मोहरा से, एक प्यादा से आगे बढ़कर खुद वजीर बनने या अपने राजनीतिक आका को वजीर बनाने, उस दिशा में ले जाने के लिए है। इसका पटाक्षेप भी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।